पहला क्वेश्चन है पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। हम लोग को पोजीशन दे रखा है x इज इक्वल टू 0 टाइम t इज इक्वल टू 0 पे starts moving along the horizontal positive x direction with a velocity v that varies as v is equal to alpha root x. The displacement of the particle varies with time t as हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो v को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। रूट एक्स को इधर ले आएंगे तो dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा dt। सो मतलब x टू द पावर -1/2 dx इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अल्फा dt इसका इंटीग्रेशन। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x जो है 0 से लेके x तक वेरी कर रहा है, टाइम 0 से लेके t तक वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे टाइम t इज इक्वल टू 0 था। इनिशियल जो है लोअर लिमिट दोनों का 0 है, अपर लिमिट x और t हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं x टू द पावर -1/2। तो कोई भी x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 होता है, तो -1/2 +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1 हो जाएगा। x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t होता है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और x, 0 से लेके x और यहाँ पे 0 से लेके t टाइम। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x टू द पावर -1/2 +1 हो जाएगा x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2। लिमिट 0 से x अल्फा t, लिमिट 0 से t। अब अपर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा, तो अपर लिमिट बस डाल के दिस इज 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा t और रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा बाय 2t और x इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है, तो x वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज टी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी होगा आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस लिख लिया सभी ने? यस सर। 75th है an elevator car whose floor to ceiling distance is 2.7 मीटर। एक एलिवेटर कार का मतलब, मान लो रोपवेज तुम लोग देखे हो ना, रोपवे जैसा चीज समझ लो। तो उसमें वो जो एलिवेटर होता है जो कि इधर से उधर जाता है, या फिर एलिवेटर तुम लिफ्ट को भी कंसीडर कर सकते हो, जो भी। तो एलिवेटर कार है, लिफ्ट जैसा चीज है। ये एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is 2.7 मीटर, ये डिस्टेंस 2.7 मीटर है। Starts ascending with a constant acceleration of 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे के तरफ है g, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, द फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट, एक बोल्ट है, मतलब नट बोल्ट जो होता है ना, वो बोल्ट एक ऊपर से गिर रहा है ना। अब बोल्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, सीलिंग ऑफ द कार से ये गिरना शुरू करता है नीचे के तरफ। द फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट, तो मतलब ये बोल्ट को यहां से लेके नीचे जो फ्लोर ऑफ द एलिवेटर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए पहले तो तुमको जो इसका बेसिकली क्या है कि ये टोटल डिस्टेंस जो बोल्ट ट्रेवल करेगा वो 2.7 मीटर ट्रेवल करेगा, राइट।
तो अब जो ये डिस्टेंस 2.7 मीटर ट्रेवल करना है, उतने टाइम में ये भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर गया होगा। जो जो एलिवेटर का फ्लोर है ये भी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर गया होगा। ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, फ्लोर, एलिवेटर खुद। तो अगर हम लोग को बोल्ट का एक्सेलरेशन एलिवेटर के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। क्लियर है बच्चों? ये हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन देख रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे होता था भाई, रिलेटिव वेलोसिटी में वी ए बी क्या लिखते थे, वी ए माइनस वी बी लिखते थे। उसी तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर हम लिखेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब बोल्ट का एक्सेलरेशन एलिवेटर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट नीचे ऊपर के मतलब नीचे के तरफ है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये जी हो गया, ठीक है। और माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, अगर हम नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, ऊपर नेगेटिव हो गया और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। ऐसा अगर हम लोग लेते हैं तो जी पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस ऑफ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। जी हमारा 9.8 दे रखा है और ए 1.2 दे रखा है, तो ये 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा बोल्ट का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव डिस्टेंस बोल्ट का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, टोटल डिस्टेंस कितना जा रहा है 2.7 मीटर। अगर एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कम ही डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि जब तक ये बोल्ट नीचे आएगा एलिवेटर भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो डिस्टेंस तो इतना ही ट्रेवल किया, लेस देन 2.7 मीटर। बट हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, रिलेटिव डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड is distance of bolt with respect to elevator will be total 2.7 meter, right? तो ये जो टोटल 2.7 मीटर है, अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u तो 0 होता है, तो 2.7 इज इक्वल टू हाफ इंटू जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो लेंगे 11 इंटू टी स्क्वायर। सो ये 5.4 बाई 11 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। सो इससे हमारा जो टी का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 5.4 बाई 11, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो क्या होता है, कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कि हम लोग जो मोशन देख रहे हैं उसमें जिसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ये एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जो मूव कर रहा है, एलिवेटर खुद भी मूव कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्ट निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, इसीलिए हम लोग रिलेटिव डिस्टेंस निकाल के और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या टाइम निकाल के हम लोग सॉल्व कर। तो यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्टेंस जाएगा, मतलब इस एलिवेटर के अंदर जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना ट्रैवल करेगा, 2.7 मीटर का, तो वो हमारा रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 2.7 मीटर का। अब एक्सेलरेशन अगर एलिवेटर के अंदर देखेंगे, इस बोल्ट का एक्सेलरेशन, कोई अगर एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है तो उसको बोल्ट का क्या एक्सेलरेशन दिखेगा, वो अगर देखेंगे अभी थोड़े दिन बाद, मतलब जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्यूडो फोर्स का, वो भी तुमको और हेल्प करेगा इसको समझने में। अभी खैर हम स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे नहीं, हम रिलेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है तो उसको बेसिकली क्या दिखेगा कि ये जो इसका एक्सेलरेशन एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे उसको एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट एलिवेटर के रेस्पेक्ट। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जैसे जानते हैं, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी होता है। उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर होता है। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट, हम लोग नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट क्या होगा,
जो नीचे आ रहा है वही एक्सेलरेशन होगा, नीचे जो आ रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड एक्सेलरेशन से, माइनस ऑफ जो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर ऊपर जा रहा है 1.2 से, उसको हम लोग -1.2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे 9.8 माइनस ऑफ -1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9.8 प्लस 1.2 आ जाएगा। सो जो टोटल है वो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आ गया एक्सेलरेशन इस बोल्ट का एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। अंदर अगर कोई आदमी बैठा है एलिवेटर के अंदर तो उसको क्या एक्सेलरेशन से मूव करता दिखेगा। ऐसे भी कॉमन सेंस है, ये सोचो ये नीचे आ रहा है 9.8 से, ये ऊपर जा रहा है इससे, तो दोनों किस रेट से ये लोग पास आ रहे हैं। 9.8 प्लस ऑफ 1.2 कर लेंगे, क्योंकि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोग बचपन से सीखे हैं भाई कि अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उन दोनों का हम लोग वेलोसिटी ऐड कर देते थे, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बोल्ट नीचे आ रहा है और ये जो एलिवेटर का नीचे वाला सरफेस है वो ऊपर जा रहा है, तो दोनों ऐड कर देंगे तो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल गया। रिलेटिव डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है यही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2.7 मीटर। सो डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। बोल्ट जब स्टार्ट किया था तो जीरो वेलोसिटी से था, तो u हमारा जीरो है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब वैल्यू और t का वैल्यू निकाल देंगे। आया समझ में? यस सर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? अब मुझे ये बताओ, किसी और बच्चे को कोई और क्वेश्चन में डीपीपी में डाउट है? जो डीपीपी हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन का जो तुम्हें भेजा था, उसमें और कोई क्वेश्चन बचता है किसी का? है जी बच्चों? नो सर। अच्छा, राहुल, ईशांत, डिम्पल, अनामिका, आप लोग का सबका डाउट हो गया क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, एच.सी. वर्मा के डाउट्स पे आते हैं। सो पहला है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t is equal to 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। तो ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, AT ग्राफ इसको कहते हैं, ठीक है। वेरीज विद टाइम एज शोन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो समझो ये क्या है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस दौरान एक्सेलरेशन +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है। 0 एक्सेलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव, और 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डीसेलरेशन हो रहा है। तो पहले एक्सेलरेट किया, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, और उसके बाद डीसेलरेट किया 10 सेकेंड, ठीक है। सो अब हम लोग इस पे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड, तो अब हम लोग अलग अलग इसका ना डिस्टेंस टोटल निकाल लेते हैं। तो S1 मान लो यहाँ पे ये जो 10 सेकेंड में जो फ्रॉम, अलग अलग केस लेते हैं, t is equal to 0 to t is equal to 10 सेकेंड तक हम बात कर रहे हैं। a is equal to +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t is equal to 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, कार्ट क्या है, स्टार्ट हो रहा है t is equal to 0 पे, u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड है। तो 10 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी v is equal to u plus at,
और 0 + 5 × 10 50 मीटर पर सेकेंड हुआ। और डिस्टेंस जो है यहाँ पे S1 = UT + ½ AT² सॉल्व करें, U0 × 10 + ½ × एक्सेलरेशन 5 × 10 × 10 2 5 टाइम्स, तो ये 250 मीटर हो गया। तो मतलब 250 मीटर ट्रेवल किया फर्स्ट 10 सेकेंड में और फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। अब जब वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, टाइम t = 10 सेकेंड से t = 20 सेकेंड पे, है ना, the cart moves with uniform velocity. Cart moves with uniform velocity. किस यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। जो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पहुंचा था, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। मतलब जो स्पीड पहुंचा 50 मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से मूव करता चला जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता रहा। कार्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड S2, स्पीड जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, तो डिस्टेंस = स्पीड × टाइम कर लेते हैं, v × t कर लेंगे। मतलब 50 × कितने टाइम तक? 20 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। 50 × 10 500 मीटर हो। अब इसके बाद तीसरा टाइम इंस्टेंट जो है, t = 20 सेकेंड से t = 30 सेकेंड तक, ठीक है। अब इस टाइम इंटरवल में 20 सेकेंड से 30 सेकेंड के इंटरवल में जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो तो हमारा 50 मीटर पर सेकेंड ही है ना। और एक्सेलरेशन जो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम इंटरवल जो है वो 10 सेकेंड का है, ठीक है। अब अगर फाइनल वेलोसिटी v डैश निकालो, v डैश = u + at। u है 50 - 5 × 10, 50 - 50 विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब फिर से रेस्ट पे आ गया। रेस्ट से स्टार्ट किया था, एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, उसके बाद डिसेलरेट किया। अब v डैश = u + at है। अब ये डिस्टेंस S3 = ut + ½ at² करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारा है 50 × 10 -½ माइनस इसीलिए क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है, 5 × 10 × 10, सो 2 5 टाइम्स, तो 50 × 10 हो गया 500 माइनस 25 × 10 250 हो गया। 500 - 250 मतलब 250 मीटर और इसमें गया। तो टोटल डिस्टेंस S = S1 + S2 + S3, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, is equal to 250 + 500 + 250। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। हम दोनों ग्राफ बनाते हैं, पहले VT ग्राफ बनाते हैं। VT ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। ये अगर हम लोग 10 सेकेंड रखते हैं, इसको 20 सेकेंड रखते हैं और इसको 30 सेकेंड रखते हैं, 0 से 10 सेकेंड तक ये मान लो, और ये जो स्पीड है मान लो ये 50 मीटर पर सेकेंड रखते हैं, 0 से 10 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट करता है, तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 10 से 20 सेकेंड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और 20 से 30 सेकेंड पे ये डिसेलरेट करता है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली VT ग्राफ होगी, ठीक है। XT ग्राफ बनाना है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग को बनाना है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके का होता। तो 0 से 10 सेकेंड तक ये पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, 0 से लेके 10 सेकेंड तक। उसके बाद ये
यूनिफॉर्म 10 सेकंड से 20 सेकंड ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। 20 सेकंड से 30 सेकंड तक ये फिर डिसेलरेट करता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन, और उसके बाद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। ये हमारा ग्राफ हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ वगैरह पे मास्टरी करो, नहीं मास्टरी करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ग्राफ वगैरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका नेचर क्या है, किस तरह से बनाते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस सर। ये किसने पूछा था? अनामिका ने? सर मेरा था। अच्छा, लिख लिया सबने? समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसको हटाएं। सर हाँ जी बेटा। सर वेक्टर्स के 2-3 क्वेश्चंस में दिक्कत है सर, वो भेज सकते हैं? हाँ हाँ, भेज दो भेज दो। कौन बच्चा बोल रहा है? सर अनामिका। हाँ भेज दो। सोचना क्या है इसमें? पूछना नहीं है। तो मेहनत, जब तुम मेहनत कर रहे हो और उसमें सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए पूछो मत, रात दिन कुछ मत देखा करो, भेज दिया करो, हमको कोई टेंशन नहीं होता है। यहाँ पे तो 12-12 बजे रात तक मेरे घर में बच्चा बैठा रहता है, पढ़ते रहता है ना। तो अब यही है कि तुम लोग इतना दूर हो, वो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो पॉसिबल है वो तो करें, कम से कम भेज दिया करो। तुरंत हम ना बता पाए क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बट हम बता देंगे तुमको, उसको सॉल्व करके भेज देंगे, या अगले क्लास में ले लेंगे, सबको मदद मिल जाएगा अगर तुम्हारे डाउट में ऐसा है ना। देखो 3-4 बच्चे अगर पूरे बैच को खींच के चलते हैं हमेशा से, कभी भी एक बैच में जो 2-3 अच्छे बच्चे हैं वो बाकी पूरे बच्चों को साथ लेके चलते हैं। अगर मान लो किसी ने ये डाउट नहीं पूछा होता तो ये मैं नहीं बताता, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बताने से बाकी लोग भी सीख पाए उस चीज को, जिनको शायद हिचकिचाहट थी या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिया था इस क्वेश्चन को, सब लोग जान जाते हैं। फायदा तो सभी का हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फिगर 3E3, खासकर मोशन इन अ प्लेन तक तो रगड़ दो पूरा, हर जगह से, जहां से तुमको सवाल मिले, जहां से क्वेश्चन मिले, क्योंकि पहला टेस्ट है, हम चाहते हैं तुम लोग का मनोबल पूरा ऊंचा रहे उस टेस्ट के बाद, ठीक है। और थोड़ा सा तुम लोग को जानकारी दे दें, अगर मान लो जो पहले नीट वाले बच्चों को जानकारी दें, नीट का टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है, तुम लोग सबको पता होगा ये, अगर नहीं पता है तो सीखो इसको। अब ये 720 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें 90 क्वेश्चन बायो का होता है, ठीक है। 45 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा। बायो में फिर बॉटनी और जूलॉजी दोनों हो जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 45 नहीं रहता, मिक्स रहता है, बॉटनी का ज्यादा रहता है, जूलॉजी का कम रहता है। अब यहाँ पे ये जो है पूरा टोटल, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो सेम चीज तुम्हारे इंटरनल अभी जो मॉक टेस्ट होगा उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और इसमें 585 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के एमबीबीएस की सीट्स खत्म हो जाते हैं। एमबीबीएस का अगर गवर्नमेंट कॉलेज देखो, है ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज्यादा फीस होता है और काफी वो डोनेशन वोनेशन वाला कॉन्सेप्ट है।
गवर्नमेंट कॉलेज का देखो तो 585 मार्क्स पे क्लोज हो जाता है। 585 मार्क्स का मतलब हुआ कि अगर तुम तो टोटल 145 के अराउंड 145 से 150 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। कितने में? 180 में। तो समझ जाओ। तो इस बार तुम्हारा जो सब बच्चे का टारगेट जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे पास उन बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि पहले मॉड्यूल टेस्ट में 585 से ऊपर लाने की कोशिश करें। कोशिश करोगे तो जरूर आएगा, नहीं भी आएगा तो हिम्मत नहीं हारना है, उसके बाद उस पर मेहनत करना और आगे उस तक पहुंचना है। अब आ जाते हैं आईआईटी पे। आईआईटी जेई मेंस का जो पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, है ना? 25, 25 और 25, ठीक है। इन 25 क्वेश्चन में 20 एमसीक्यू होता है और 5 फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका आंसर निकालो। उसी तरह यहाँ 20-5 और 20-5 ये रेशियो रहता है। टोटल 25 जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे भी 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। अब ये जो 300 मार्क का पेपर है, इसमें इस बार का जो है मार्क्स का रेशियो, अगर तो अगर तुम 145 के ऊपर लाते हो, 145 प्लस लाते हो, तो फिर तुम्हारा चांस है कि किसी जो एनआईटी वगैरह में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सेफर साइड मान लो एनआईटी में सिलेक्शन के लिए 150 से 160, तो हम चाहेंगे सभी बच्चे 160 से ऊपर लाए, ठीक है। तो ये एनआईटी और आईआईटी बेसिकली तुम अगर 130 नंबर से ऊपर लाओगे तो आईआईटी एडवांस के लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो, एडवांस के लिए, ठीक है। बट वही है, 130 तो बहुत कम स्कोर हो गया, बेसिकली 90 परसेंटाइल हो गया। 90 परसेंटाइल पे फिर तुमको आगे कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मान लो आईआईटी में नहीं होता है एडवांस में, तो बाकी कॉलेजेस में सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल। तो कोशिश करो कि 160 के आसपास स्कोर करो तुम लोग। तो तुम्हारा टारगेट है भाई 585 प्लस 160 प्लस, है ना? अपना टारगेट बना लो तुम लोग अच्छे से, ठीक है ना? हाँ ना बोलो बच्चों पे। डर गए क्या सारे लोग? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ईशांत बेटा कहाँ चले जाते हो तुम रह रहे के? पता नहीं इतना लेट आए हो तुम। सर नेट प्रॉब्लम था, नेट नहीं हो पा रहा था। तुम लोग चलो वहां पे जल्दी से शुरू हो, वो तो वेट ही कर रहे हैं, सब चीज वहां पे सेट करके रखा हुआ है, शुरू गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही है, पता ही नहीं क्या है। कम से कम नेट प्रॉब्लम तो वहां सॉल्व हो जाएगा सेंटर। चलिए 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। Figure shows the graph of velocity versus time for a particle going along the x-axis. तो vt ग्राफ दे रखा है। vt ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस ऑब्जेक्ट का, बॉडी का। फाइंड द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, है ना? हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, राइट? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सो दिस इज स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC का मतलब AB बाई BC, ये जो डिस्टेंस है AB, दिस डिवाइडेड बाई BC। AB कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन कर लो, दिस इज इक्वल टू 8 - 2,
AB का distance which is 6. So this is equal to 8 minus 2 divided by 10 minus 0. 6 by 10, which is 0.6 meter per second square. एक्सेलरेशन निकल गया 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 8 वाले का। अब उसके बाद बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं? वीटी ग्राफ से, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। So area under VT graph is distance traveled. Area under VT graph ये पूरा एरिया हो गया। So which is equal to area of ये C है, मान लो ABC हो गया, ये D हो गया और ये पॉइंट E हो गया। मान लो एरिया ऑफ DCAE हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 2 + 8, ठीक है, इंटू हाइट 10 हो गया। सो 10 × 10 100/2 इज 50 मीटर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में कह रहा था डिस्प्लेसमेंट इन 0 to C से। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेट कर रहा फिर डिसेलरेट कर रहा है या कुछ भी, पूरे एक्सेलरेट ही करता जा रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन दिस केस। which is equal to 50 मीटर। लिख लेना, since the particle moves in a straight line, since the particle moves in a straight line in the same direction, that's why the distance and displacement are same। क्लियर है? हो गया, समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिगर shows the graph of the x coordinate of a particle going along x axis as a function of time। तो देखो ये xt ग्राफ दे रखा है हम लोगों का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। सो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। तो फिगर shows the graph of the x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time। Find the average velocity during 0 to 10 सेकेंड। तो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी is total displacement by total time taken।
अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब ये देखो ये है 0 और मैक्सिमम जो इसका जो पहुंचता है डिस्प्लेसमेंट वो 100 तक जाता है। डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट। 0 से 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 सेकेंड तक का निकालना। तो 10 सेकेंड का अगर, ये तो अलग अलग पोजीशन हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन 0 पे है, फाइनल पोजीशन 10 पे है, 100 पे है मीटर में। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। 100 माइनस 0 कर लो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टोटल टाइम कितना हो गया? 10 माइनस 0। 100/10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। क्लियर है? ये ए पार्ट हो गया। अब अगर हमारा बी पार्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, एट 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब कि इसका xt पोजीशन टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जो स्लोप होगा यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप क्या है? देखो 50 माइनस 0, इस वाले जो रीजन है इसका जो स्लोप होगा ये होगा 50 माइनस 0 बाय 2.5 माइनस 0। अगर ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करते हो, इस पॉइंट पे हम लोग को स्लोप निकालना है, वो पूरा स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पे पूरे रीजन में। पूरे रीजन में 0 से लेके 2.5 सेकेंड तक वेलोसिटी सेम रहेगा, 20 माइनस 0 बाय 2.5 माइनस 50 minus 0 by 2.5 minus 0, so 50 by 2.5 is 20 मीटर पर सेकेंड। ये सबको समझ में आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ देता है, उस मोमेंट पे जो स्लोप होगा वो निकाले। अब उसके बाद 5 सेकेंड पे बोला है, तो 5 सेकेंड मतलब ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? स्लोप यहाँ पे क्या है? 0 है। इस पूरे रीजन में स्लोप क्या है? 0 है, क्योंकि पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो गया। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चन एचसी वर्मा के हैं बच्चों, तो अपना एचसी वर्मा का जो क्वेश्चन है वहां पे एक कॉपी में जैसे बनाते हो, एचसी वर्मा 7th क्वेश्चन किया, 8th क्वेश्चन किया, ये 9वां क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं या तो तुमने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो बढ़िया है, नहीं किया है तो कर लेना उसको। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे बेसिकली तुम देखोगे स्लोप यहाँ पे 0 है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे अगर हम लोग बात करें, 8 सेकेंड कहीं यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो निकाल लेंगे। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्लोप इसका निकालेंगे तो 100 माइनस 50 y2 माइनस y1, इसका स्लोप निकाल रहे हैं, y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1, मतलब x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, 10 माइनस 7.5 से डिवाइड कर लें। सो यहाँ पे हमारा है 100 माइनस 50 हो गया 50, 10 माइनस 7.5 हो गया 2.5, सो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। 12 सेकेंड हो गया यहाँ पे,
तो 12 सेकंड पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, तो दिस इज 15 माइनस, सॉरी 0 माइनस 100, 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10, सो माइनस 100 बाय 5, ये हो गया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में वेलोसिटी इधर हो गया, उल्टे डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आपने? लिख लिया ना बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर 3.5, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। तो इनिशियल 40 सेकेंड में हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है वो डिस्टेंस हमें बताता है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता तब तो इसका जो एरिया है वो नेगेटिव लेते, लेकिन बिकॉज हम लोग को डिस्टेंस निकालने बोल रहा है तो दोनों एरिया को पॉजिटिव लेंगे। ये वाला एरिया A1 और ये वाला एरिया A2, दोनों एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट बोलता तो A1 माइनस A2 कर। ठीक है, तो अब हमारा देखो, सो डिस्टेंस ट्रेवल is equal to area under VT graph. So this is equal to area A1 plus A2। अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में A1 माइनस A2 कर, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया को नेगेटिव ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारा टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एरिया लेते हैं और नीचे नेगेटिव एरिया लेते हैं। नेगेटिव इधर लेंगे और इधर पॉजिटिव लेंगे, अगर हम लोग को साइंस कंसीडर करना है डिस्प्लेसमेंट के केस में। ऐसे तो A1 प्लस A2 ले लेंगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा 20 है और हाइट कितना है 5 है। ये जो हाइट है एल्टीट्यूड 5 हो गया और ये बेस जो है ये 20 हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ 20 इंटू 5 कर लिया 10, प्लस यहाँ पे भी जो होगा बेस यहाँ पे 20 ही है, 40 माइनस 20, और हाइट देखोगे तो 5 ही है, तो हाफ इंटू 20 इंटू 5, यहाँ पे भी 10 हो गया। 10 इंटू 5 50 प्लस 50, सो दिस इज इक्वल टू 100 मीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। और अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, पूछा नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें बता दें, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो हम लोग A1 माइनस A2 करते, मतलब 50 माइनस 50, माइनस इसीलिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब नेगेटिव वाई में है, टाइम एक्सिस के नीचे है। सो 50 माइनस 50 करोगे तो ये 0 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे यहाँ पे तो हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर।
काम आ गया जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, टोटल टाइम 40 है, 0/40 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, फिगर शोज एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, इधर एक्स हो गया और इधर टाइम हो गया। फाइंड द टाइम सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t इज 0। तो हमें निकालना है जहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 है। एवरेज वेलोसिटी के लिए अभी तुरंत हम लोगों ने किया था कि एवरेज वेलोसिटी कब होता है 0? एवरेज वेलोसिटी इज 0 व्हेन नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए एवरेज वेलोसिटी इज 0, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, मतलब 20 मीटर पे ही था, ये गया घूम के आया वापस, और घूम के जब आया तो वापस 20 मीटर पे जब आ जाएगा तो उस समय नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फाइनल पोजीशन भी 20 है, इनिशियल भी 20 है। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0 व्हेन नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब ये हो गया 20 - 20, फाइनल पोजीशन भी 20, इनिशियल पोजीशन भी 20, राइट। तो इस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। तो इससे नीचे अगर हम लोग लाइन लेके आएंगे तो जहां पे ये हिट करेगा बेसिकली 12 सेकेंड पे कर रहा है, तो एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड द फाइनल पोजीशन is same as initial position। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सर हाँ जी बेटा। सर वो टाइम कैसे निकालेंगे वहाँ पे, वो जो 12 सेकंड्स है? अंदाजे से, वैसे तो हम लोगों ने अंदाजे से निकाला, मतलब स्केल से मेजर करके मैंने निकाला है। वैसे अप्रोक्सीमेटली 12 है, वहां पे एग्जाम में वो मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, ये इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे ना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 12 पे अप्रोक्सीमेटली आएगा। एग्जाम में वहां पे मेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए and travels along solid curve shown in the figure. Find approximately the position B at the point such that the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. तो एवरेज वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से सेम वैल्यू आएगा, ऐसा निकालना है हमें। तो देखो ये जो बी पॉइंट है कहीं यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम लोग ये निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ए और बी को एक लाइन से ज्वाइन कर दो
ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा। और बी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओ, उसका जो स्लोप होगा वो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस पूरे इसमें कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर चूज करते तो एवरेज वेलोसिटी जो है इसका स्लोप होता है, और इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो इसका स्लोप होता है, ये टेंजेंट होता है। तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम नहीं है। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे कि जो कॉर्ड बनाते हैं ए और बी के बीच में, और बी पे जो टेंजेंट बनाते हैं, दोनों सेम लाइन। तो ये देखो, ये जो लाइन है ए बी, ये कॉर्ड भी है ए और बी के बीच में, और बी पॉइंट पे टेंजेंट भी है, टच करता हुआ भी जा रहा है। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी ए बी के बीच में और बी पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो सेम। हमें वो पॉइंट ढूंढना है। तो वो पॉइंट ढूंढने के लिए इस पे से ये पॉइंट का एक लाइन यहाँ नीचे बनाएंगे, तो ये 5 पे आता है। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 5 मीटर पे आ जाएगा। 5 मीटर पे y का वैल्यू कितना है वो देखेंगे, तो वो 3 मीटर आता है। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। 5,3 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम हो। तो तुम लिख लोगे एवरेज वेलोसिटी is equal to slope of the line joining A and B and instantaneous velocity is equal to slope of tangent at B. So कह रहा है position B of the particle such that average velocity is same as instantaneous velocity. So average velocity is same as instantaneous velocity. If the slope of both are same at a given point. So वो जो पॉइंट अगर हम निकालेंगे, मैंने बोला कि ऐसा स्लोप ढूंढेंगे जहाँ पे कि इसका टेंजेंट और इसका कॉर्ड का स्लोप सेम हो, वैसा ये वाला पॉइंट बी आता है जो कि सो दैट पॉइंट बी हैज अ कोऑर्डिनेट ऑफ 5,3, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर है? यस सर। चले आगे, लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर।
15th क्वेश्चन है, a train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. So initial velocity u is equal to 0, moves with a constant acceleration a is equal to 2 meter per second square for half a minute, t is equal to 30 seconds. The brakes are then applied and the train moves to rest in 1 minute. So train comes to rest in 1 minute. So जब ब्रेक लगाएंगे तो डीसेलरेशन होगा. सो डीसेलरेशन के बाद T2 इज इक्वल टू टोटल 60 सेकेंड्स लगा इसको, है ना. और एक्सेलरेशन हम लोगों को नहीं पता है डीसेलरेशन का. और फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. हमें टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन निकालना है, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन निकालना है, पोजीशंस निकालना ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. सो ये u है, v1 है, t1, a1 और t1, यहाँ पे v1 निकाल लेते हैं और s1 निकाल लेते हैं. सो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एक्सेलरेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स, सो v1 इज u प्लस at1. सो u हमारा 0 प्लस a1 मान लेते हैं. a1 हमारा 2 इंटू 30 हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया. और जो यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड है s1 इज इक्वल टू u t1 हाफ a1 t1 स्क्वायर. u जो है हमारा 0 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 30 इंटू 30 हो गया, ये कैंसिल हो गया. सो ये कितना 900 मीटर हो गया पहले 0 से लेके 30 सेकेंड तक. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट में कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट. ठीक है. 30 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड, मतलब नेक्स्ट 1 मिनट की बात कर रहे हैं. v2 इज इक्वल टू u2 प्लस, सो यहाँ पे u2 विल बी इक्वल टू v1, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, u2 प्लस a2 t2, v2 0 है हमारा, is equal to 60 minus 60 plus of a2 into time t2, 60 seconds है. So a2 is equal to minus 60 divided by 60 minus 1 meter per second square. Deceleration हो रहा है. Total distance move, तो उसके लिए s2 is equal to सो u2 हमारा है 60 इंटू टाइम 60 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 1 इंटू 60 इंटू 60, 3600 minus 1800. So this is 1800 meter. So total distance is equal to 900 plus 1800, 2700 मीटर हो गया. ठीक है. So which is equal to 2.7 किलोमीटर. बी पार्ट में आपको कह रहा है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन. तो मैक्सिमम स्पीड देखो यहाँ पे आने 60 मीटर पर सेकेंड आने के बाद उसके डिसेलरेट करता है. तो मैक्सिमम स्पीड जो अटेन किया विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड. 0 से 60 मीटर पर सेकेंड हुआ और 60 से फिर से 0 हो गया. तो मैक्सिमम तो 60 ही हुआ. सी पॉइंट में कह रहा है द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब व्हेन v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, उस समय हम लोग को पोजीशन निकालना है. हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू
u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, पहले जब एक्सेलरेट कर रहा था तब भी उस पोजीशन पे होगा 30 मीटर पर सेकेंड पे, और जब डिसेलरेट कर रहा है तब भी उस पोजीशन पे आएगा। तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन फर्स्ट, 2 इंटू s1, so this is 900, 2 into a1 is, so 4, 900 by 4 is equal to s1, s1 is equal to 225 मीटर। उसके बाद दूसरा, फिर से जब वो डिसेलरेट कर रहा था उस समय जो हम लोग निकालेंगे, राइट, थर्टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी जब डिसेलरेट कर रहा था उस समय इनिशियल वेलोसिटी 60 था, 60 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू डिसेलरेशन हो रहा है 1 इंटू s2, so this is s2 is equal to 3600 minus 900 divided by 2, 2700 by 2 is 1350 मीटर। तो 1350 मीटर कहाँ से मैक्सिमम पे पहुंच के, तो ये जो टोटल डिस्टेंस गया है 900 मीटर, राइट, और उसके बाद 1350 मीटर, मतलब 900 प्लस 1350, so 2250, 2.25 किलोमीटर। हमें टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट निकालना है, तो फ्रॉम स्टार्ट निकालने के लिए 900 मीटर भी इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। लिख लिया सभी ने? सर वहाँ 225 ऐड करेंगे, 900 ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या चीज? सर आप 900 ऐड किए हैं, सर 225 ऐड करेंगे ना? नहीं नहीं, ये 225 तो ये कब तक का है? ये तो देखो क्या होता है, ये पूरा ग्राफ समझो क्या है, 0 से लेके ये पहुंचा वेलोसिटी जो पहला है 60 मीटर पर सेकंड तक, और 60 मीटर पर सेकंड से फिर 0 तक आया। अब ये जो 30 मीटर पर सेकंड वाला जो स्पीड है वो 2 बार अचीव होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट, इस टी पे इस टी पे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस निकाले, यहाँ से यहाँ आने का डिस्टेंस निकाला S2, ये हम लोगों ने ऑलरेडी 1350 निकाला। अब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ मतलब 60 मीटर पर सेकंड तक जाने में जो डिस्टेंस होगा ये पूरा ऐड करोगे ना तुम। अगर इसको बस ऐड करोगे तो कैसे होगा कि तुम ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस नहीं निकलेगा ना। समझ रहे हो? यस सर। तो इस पूरे डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। वही चीज हम कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस 0 से 30 सेकंड तक जो डिस्टेंस गया वो, और उसके बाद 30 सेकंड से लेके 30 मीटर पर सेकंड तक जो डिसेलरेट किया वो जो डिस्टेंस है 1350 मीटर, वो दोनों को ऐड कर। ठीक है? यस सर। टाइम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये 0 है और ये हो गया हमारा इनिशियल 30 सेकंड तक, और उसके बाद 30 सेकंड से ये तुम
जो पूरा 0 से 30 सेकंड वाला टाइम है उसके साथ इसको ऐड करें, ये जो S2 आया, ये 30 सेकंड के बाद का डिस्टेंस, मैक्सिमम पहुंचने के बाद का डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? Now next question है, driver takes 0.2 seconds to apply brakes after he sees a need for it. तो ये जो 0.2 सेकेंड होता है इसको रिएक्शन टाइम कहते हैं, है ना? तो रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड, मतलब कोई चीज को देखा आगे तो 0.2 सेकेंड उसको लगता है रिएक्ट करके ब्रेक तक पांव लगाने में, ठीक है, रिएक्शन टाइम कहते हैं. So this is called the reaction time of the driver if he is driving a car at a speed of 54 km per hour. इस स्पीड से जा रहा था and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square. ये deceleration है. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. ठीक है, तो मतलब सामने कोई आ गया है ना, कोई गाड़ी आ गई या कोई जानवर आ गया या कुछ भी आ गया, उसको देख के ब्रेक लगाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको देखने के बाद से लेके रुकने तक, गाड़ी रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो अब ये देखो, इसको ये समझो, 0 से लेके 0.2 सेकेंड तक ये तो बेसिकली गाड़ी सेम स्पीड से चलती रहेगी, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती रहेगी. तो पहले तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 54 इंटू 5/18, सो ये कितना हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड. तो मतलब ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गाड़ी चलती रही 0.2 सेकंड तक. उस समय तक ब्रेक लगा ही नहीं देखने के बाद भी, है ना. t इज इक्वल टू 0 से इतने टाइम तक वो देखने के बाद भी सेम स्पीड से गाड़ी चलती रही. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में स्पीड इनटू टाइम होता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 15 इंटू 0.2, सो मतलब 30/10, तो 3 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लिया तब जाके ब्रेक लगा. अब जो डिसेलरेशन है, ठीक है, a is equal to minus of 6 meter per second square, right? तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u is equal to 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल मान लो s2 है, तो हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 square minus 2 into 6 into S2. So S2 is equal to 225/12. So इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. So 18.75 मीटर, और ये 3 मीटर ऑलरेडी चल चुका था. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड S is equal to S1 plus S2. तो जब देखा और रिएक्ट किया उतने समय तक 3 मीटर, और रिएक्ट करने के बाद ब्रेक लगाने में जो डिस्टेंस मूव किया 18.75 मीटर, टोटल 21.75 मीटर ये मूव कर गया. ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. ये हम लोग को निकालना है. यस सर. लिख लिया सभी ने?
ठीक है बच्चों, चलिए आज तो यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप लोग का और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, और आज अनामिका ने भी कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके सो करते हैं। थोड़ा एक लाइन से खत्म हो जाएगा तो दिमाग भी शांत रहेगा कि पीछे की चीज अच्छे से हो गई है। ठीक है, सर जिन्होंने ओके सर। नहीं किया है तो आप लोग के पास सुनहरा मौका है, टाइम मिल रहा है, आप अटेम्प्ट करके सारा कर लीजिए जो जो क्वेश्चन बच गए। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट किया रहता है ना तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है जो सोल्यूशन बता रहे होते हैं। तो एस.सी. वर्मा प्लीज, जो 2 चैप्टर हम लोगों ने इसमें से कर लिया है, काइनेमेटिक्स कर लिया है और एक और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो कर लिया है। उन दोनों के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए और अपने डाउट्स निकालिए उसमें से। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.